वेलकम, दिस इज पीए रिपोर्ट्स और आई एम प्रशांत झा। हम सबको पता है कि कैसे भारत पाकिस्तान एक लंबे जंग की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान दूसरे देश के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है। वही भारत क्या कर रहा है कि दूसरे देशों से या तो डिफेंस जो सिस्टम है वो खरीद रहा है, या फिर भारत जो है वो खुद का अपना डिफेंस सिस्टम बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि कैसे भारत जो है वो S-400 की बदौलत पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर पाया था और अपने देश को सुरक्षित रख पाया था। लेकिन जब एक बड़ा जंग होगा तो उसमें S-400 से भी बड़ी डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी इंडिया को, जो कि अपने देश के जो रेलवे मतलब स्टेशन होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए जिनको पाकिस्तान डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, तो उनको सुरक्षित कैसे रखें। और इसी की वजह से भारत जो है वो एक बड़ा डिफेंस सिस्टम बनाने की होड़ में जुड़ चुका है और उसका नाम होगा सुदर्शन चक्र डिफेंस। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कैसे इंडिया ने मतलब अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन एक्सरसाइज जो है वो अनाउंस कर दिया है, जो कि अक्टूबर में होगा और ये एक्सरसाइज मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज की खासियत ये है कि हम जो है वो एयर डिफेंस, एयर फोर्सेस को भी, मिलिट्री को भी और नेवी को भी जो है वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे एक तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कर पाए आने वाले युद्ध के लिए। और इसमें हम देख पाएंगे कि हमारी जो लूप होल्स है, शॉर्टकमिंग्स है, वो कहां कहां है। कोऑर्डिनेशन में है तो उसको ठीक करेंगे। हमारा जो लूप होल है, अगर वो मतलब अटैक करते हैं उसमें अगर लूप होल है तो उसमें हम ठीक करेंगे, या फिर डिफेंस के मामले में अगर हमारा कोई शॉर्टकमिंग्स है तो उसको ठीक करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान है वो हमारी मतलब थोड़ी बहुत मिसकैलकुलेशन की वजह से, नजरअंदाज जो हमने कर दिया था, उसकी वजह से हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमने लूज किए थे। तो हम नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में जो है वो इस तरह की चीजें पाकिस्तान दोबारा दोहरा पाए। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान ने हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की हेल्प से, पता चल गया होगा उसको कि भारत यहां पर अपना S-400 तैनात करता है, यहां पे इस लोकेशन पे भारत जो है अपना वेपन रखता है। तो इस सब चीज को वापस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, री-स्ट्रेंथन करने के लिए भारत इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जो हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ है, उन्होंने बोला है कि भारत विश्व का मदर ऑफ ऑल एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। मतलब जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है उस सब में जो सबसे मतलब जो मां होगी, जो सबसे बड़ा स्ट्रांग होगा, जिससे बाकी के डिफेंस सिस्टम जुड़े होंगे, वैसा एक डिफेंस सिस्टम बना रहा है। और ये सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि अभी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी ने भी बोला था ये सितंबर 23 को कि हम जो है वो एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, सुदर्शन चक्र जैसा, जिसमें हम सिर्फ ड्रोन को टैकल तो करेंगे ही, जो दुश्मन देश से ड्रोन हमारे ऊपर में लॉन्च किए जाएंगे उनको टैकल करेंगे, अनमैन्ड एयर व्हीकल को टारगेट करेंगे, और इवन जब नाइटमेयर जैसा सिचुएशन होगा, जब हाइपरसोनिक भी मिसाइल्स भी हमारे ऊपर में लॉन्च किए जाएंगे, उसको भी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो टैकल कर पाए। हम इस तरीके की सुरक्षा कवच बनाने में जुड़े हैं। और ये इसीलिए सीरियस हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि ये तो हमारे जो आशुतोष दीक्षित जी हैं, एयर मार्शल है, उन्होंने तो बोला ही है। इससे पहले सेम चीज दोहराया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी के द्वारा कि हम एक सुदर्शन चक्र जैसा डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, जो कि शील्ड की तरह तो काम करेगा ही, साथ में स्वॉर्ड की तरह भी काम करेगा। उसके बाद ये सब तो ठीक था, लेकिन जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी रेड फोर्ट से ये ऐलान किया था कि भैया 1,00,000-1,50,000 करोड़ रुपया जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम अपने देश के जो स्टेशन है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे देश के ऐसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको पाकिस्तान डैमेज पहुंचा सकता है, उसको हम जो है वो टैकल कर सके। और सुदर्शन चक्र जो है वो भारत के एक तरीके से मतलब संस्कृति का पार्ट रहा है। जैसे हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब मतलब दुश्मनों के ऊपर में अटैक करने के लिए सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते थे, या फिर मतलब शील्ड की तरह भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अब देखो, ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम होने वाला है ना, ये बहुत सारे लेयर्स में होने वाला है। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ठीक है। जो सबसे लास्ट लेयर होगा वो हमारा हाइपरसोनिक होगा। पहले लेयर में हम ड्रोन से बचाएंगे खुद को, दूसरे लेयर में हम मिसाइल से बचाएंगे खुद को, और तीसरे लेयर में हम क्या बताएंगे, हम हाइपरसोनिक मिसाइल से खुद को बचाएंगे। तो ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वो ड्रोन का हो जाता है। और ड्रोन जो है वो एक तरीके से समझो कि थोड़ा बहुत मतलब खर्च करके $500 का अगर हम ड्रोन खरीदते हैं तो उससे हम $10 मिलियन का टैंक जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी ड्रोन के पास होती है। ये जो है वो छोटे से छोटे ड्रोन के साथ बड़े से बड़े साइजेस
प्राइसेस में भी अवेलेबल है। और ये हमें कब पता चला पता है? 2-3 इंस्टेंसेस से। पहले तो हमें ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर से पता चला कि कितना ज्यादा ड्रोन मतलब अफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद हमें पता चला रशिया यूक्रेन वॉर में। हम जानते हैं कि जो यूक्रेन मतलब रशिया के कंपैरिजन में इतना छोटा सा देश है, इकोनॉमी वाइज भी हो, ट्रूप्स वाइज भी हो, टेक्नोलॉजी वाइज भी हो और वेपन्स के मामले में भी हो, लेकिन फिर भी जो यूक्रेन है वो रशिया को कंटिन्यूअसली डैमेज पहुंचा रहा है। और ये कैसे पहुंचा रहा है? वो ड्रोन के माध्यम से पहुंचा रहा है। 2023 में जो यूक्रेन 8 लाख ड्रोन प्रोड्यूस करता था, वो 2025 में 5 मिलियन 50 लाख, मतलब 8 लाख 2023 में, 2 साल के बाद 50 लाख ड्रोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर रशिया की बात करें तो रशिया ने जो 2025 के इनिशियली इतना मेजर स्ट्राइक किया है यूक्रेन के ऊपर में, उनको किसी ट्रूप्स को भेजने की जरूरत नहीं है। पिछले साल के कंपैरिजन में रशिया ने 9 गुना ज्यादा बड़ा अटैक किया है। हम जानते हैं कि हमने ऐसे कई सारे न्यूज हेडलाइंस देखे होंगे कि रशिया लॉन्च्ड इट्स मतलब बिगेस्ट ड्रोन अटैक मतलब ऑन यूक्रेन। तो मतलब ये कैसे कर पा रहा है रशिया? क्योंकि अब जो ड्रोन है ना, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखो, जो फ्रंट लाइन कैजुअलिटी होती है, अगर किसी भी देश को, दूसरे देश को डैमेज पहुंचाना है एनिमी कंट्री को, तो या तो पहले के टाइम पे वो क्या करती थी, अपने ट्रूप्स भेजती थी, ठीक है, तो ट्रूप्स जाते थे, तो ट्रूप्स जो है वो बॉर्डर के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको डैमेज करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ट्रूप्स को जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी क्या करते हैं हमारा देश या फिर रशिया क्या कर रहा है कि वो अपने ड्रोन्स को भेज रहा है, और उस ड्रोन्स की वजह से जो फ्रंट लाइन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 70% जो है वो डैमेज पहुंचा पा रहा है। अब देखिए, ये जो FPV जो ड्रोन्स है, जो कामिकाज़े असासिन बोला जाता है इसको, ये यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब यूक्रेन के द्वारा यूज किया जाता है रशिया के खिलाफ। इसमें ये होता है, कामिकाज़े ड्रोन क्या होता है? अब ये जो है वो एक तरीके से सुसाइड ड्रोन की तरह आप समझ सकते हैं कि एक बार ये क्या करता है कि एक बार टारगेट करता है और वहां जाकर के फट जाता है। अगर ये मान लो बच गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो कि पाकिस्तान के जो द्वारा चाइनीज वेपन्स यूज किए गए थे, हमने देखा है कि ऐसे ही भारत में लैंड कर गया था, तो वो यूज नहीं हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन अगर कोई ड्रोन जाके फट जाता है, मतलब वो सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसे ही ड्रोन जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो यूक्रेन के द्वारा किया गया, ताकि जो रशिया के बड़े बड़े टैंक्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, उनको वो टारगेट कर सके। उसके बाद जो रशिया के द्वारा यूज किया गया टेक्निक है वो है स्वार्म टेक्निक। अब ये जो स्वार्म टेक्निक है वो क्या है? तो रशिया एक साथ बहुत सारे मतलब हजारों ड्रोन्स एक साथ भेजता है, जिनमें बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो कि मतलब डिकॉय होते हैं, जो कि मतलब एक्चुअल में ड्रोन्स होते नहीं है, लेकिन वो फिर भी भेजता है। रीजन इसके पीछे ये है कि जब ये दुश्मन देशों के पास जाएगा इतना सारा ड्रोन, तो मतलब जो यूक्रेन की डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उनको पता चल जाए, मतलब डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और वो उनको टारगेट करने लगेगी। इससे फायदा क्या होगा रशिया को? तो इससे फायदा ये होगा कि रशिया को पता चल जाता है कि अच्छा, जो यूक्रेन की डिफेंस सिस्टम है वो इस लोकेशन के मतलब इस लोकेशन पे है, और अगली बार जब रशिया उसको टारगेट करेगा तो उनको पता होगा कि डिफेंस सिस्टम कहां है, और सबसे पहले वो डिफेंस सिस्टम के ऊपर में टारगेट करेंगे। तो ये स्वार्म टेक्निक होता है जिसका रशिया इस्तेमाल करता है, और इस स्वार्म टेक्निक में जो रशिया शहीद 136 का इस्तेमाल करता है, जो कि ईरानियन ड्रोन्स होते हैं। उसके बाद इसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड्स भी होते हैं। थर्मोबैरिक वॉरहेड्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये ड्रोन फंस चुका है, अगर उसको चारों तरफ से बाकी ड्रोन्स ने घेर लिया, तो वो ड्रोन क्या करता है, वो ऐसे मतलब स्प्रे करता है, ऐसे फ्यूल्स, ऐसा लिक्विड जो अपने ड्रोन से स्प्रे करता है, जिससे बाकी ड्रोन्स के ऊपर में फैल जाता है और फिर बाद में जाकर के उसको इग्नाइट कर देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसी को थर्मोबैरिक वॉरहेड्स बोलते हैं। और ये डार्क ड्रोन्स भी हैं। डार्क ड्रोन्स का मतलब ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं, इनको अगर किसी को न्यूट्रलाइज करना है तो वो कैसे न्यूट्रलाइज करता है? तो सबसे पहले जो रडार हैं वो ऐसे हीट सिग्नेचर देखते हैं, और उस हीट सिग्नेचर से ही रडार को पता चल जाता है कि यहां पर ड्रोन है, और उसके बाद वहां पर जो है उसको स्ट्राइक किया जाता है। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं वो डार्क ड्रोन्स होते हैं, मतलब इनका जो हीट सिग्नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल हीट सिग्नेचर होता है, जिसकी वजह से रडार इसका पता नहीं लगा पाते। दूसरा इंस्टेंस हम देखते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन में, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें हमें एक बहुत शॉकिंग डिटेल पता चलती है। उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे अजरबैजान जो है वो आर्मेनिया के जो मतलब आर्मेनिया देश है उसको जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। कैसे? तो 44 डे विक्ट्री होता है उसका, 44 दिन में वो जीत जाता है। कैसे? तो भैया जो आर्मेनिया है, अब देखो अजरबैजान के द्वारा जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बायराक्टर ड्रोन्स है। अब ये ड्रोन्स क्या करता है, मतलब अजरबैजान क्या करता है कि अपने बहुत सारे ड्रोन्स भेजता है, वही स्वार्म टेक्निक्स। और उसके बाद जो आर्मेनिया है उनके पास जो पुराने रशिया के S-300 मिसाइल्स होते हैं, ये सब उनको एक्टिवेट कर देता है, ड्रोन्स को टारगेट कर देता है, जिसकी वजह से अजरबैजान को पता चल जाता है कि भैया यहां पर S-300 उपलब्ध है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अजरबैजान के द्वारा बहुत सारे ड्रोन्स फिर से भेजे जाते हैं। उसमें बहुत सारे डिकॉय भी होते हैं, और वो सारे ड्रोन्स जो हैं वो अजरबैजान के जो डिफेंस सिस्टम होती है उनको भी डैमेज कर पाती है। और इसमें पता लगा कि 200 से ज्यादा आर्मेनिया के जो टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कैसे?
सिर्फ ड्रोन्स की हेल्प से। और इसीलिए कहा जाता है कि 50 रुपए के सामान से अगर हम 5,000 रुपए का जो बड़ा डैमेज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जीत ही होती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें ये चीज पता चलता है। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, जब हम देखते हैं कि हमारे पहलगाम टेरर अटैक होता है, उसके बाद फिर हम जो है वो लश्कर तैयबा के 9 टेरर कैंप्स को हमने जो प्रिसाइजली डैमेज पहुंचाया था, इसके विजुअल्स तो आपने देखे ही होंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मतलब ड्रोन्स का कैपेबिलिटी है वो कैसा है, और इससे हमें यह भी पता चल पाता है कि जो पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी वीक है। और इसी के बाद जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, ड्रोन स्वार्म्स करता है, जो 15 इंडियन सिटीज हैं, भुज से लेकर के श्रीनगर तक टारगेट करता है, उसमें जो हमारा मतलब देश को बचाने वाला मतलब डिफेंस सिस्टम होता है वो S-400 होता है। और उसी S-400 सिस्टम को मतलब हम जो है अब वो बड़े स्केल पे लेके जा रहे हैं। हम थोड़ा अगर S-400 के बारे में समझे हम, तो हम जानते हैं कि कैसे जो S-400 का रेंज है वो क्या करता है, 600 किलोमीटर तक का है। मतलब S-400 जहां पर है वहां से 600 किलोमीटर रेंज तक वो डिटेक्ट कर पाता है कि दुश्मन देश से कोई ड्रोन आ रहा है, या फिर दुश्मन देश से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, या फिर दुश्मन देश ने कोई मिसाइल लॉन्च किया है। और 400 किलोमीटर के अंदर तक जो हमारा S-400 है वो किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ये मतलब एक तरीके से इस S-400 की वजह से हमने पाकिस्तान के 5 जेट तो मारे ही थे, और साथ में जो हमने एयर मतलब AWACS प्लेन होते हैं उनको भी हमने डैमेज पहुंचाया था। तो इससे हमें पता चला था कि भाई अगर हमने अपनी कैपेबिलिटी बता दी, देखो हर वॉर के बाद दोनों देशों, जो दो देश के बीच में युद्ध होता है, उन दोनों देशों को हर वॉर के बाद वो एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं कि इस जो युद्ध हुआ था इसमें हमारी क्या दिक्कत हुई थी और दुश्मन जो है वो कहां पे स्ट्रांग था। और एक बार हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद जो दुश्मन देश है हमारा पाकिस्तान, उनको पता चला होगा कि भाई कहां पर ये डिफेंस सिस्टम रखते हैं, कैसे इनको अगली बार जो है वो टैकल करेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान लगा हुआ है कि वो कैसे कैसे हथियार जो है वो खरीद पाए। इसी वजह से हमने ये टारगेट लिया है कि भाई चाहे वो 1.5 लाख मतलब करोड़ से लेकर के 1,70,000 करोड़ तक कितने भी पैसे हमारे खर्च हो जाए, लेकिन जो हमारे देश में मिलिट्री बेसिस हैं, हॉस्पिटल्स है, रेलवेज है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है एट एनी कॉस्ट। और ये हमने इंस्पिरेशन लिया है किससे, आयरन डोम से। अब देखो ये वाला जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम होने वाला है, ये 3 लेयर में होने वाला है। पहला होगा हमारा काउंटर ड्रोन, जो छोटे मोटे ड्रोन्स आएंगे उनको हम कैसे काउंटर कर पाएंगे, स्वार्म्स एंड लॉटरिंग म्यूनिशंस जो आएंगे। उसके बाद मिसाइल शील्ड होगा कि अगर दुश्मन देश के द्वारा अगर हमारे ऊपर मिसाइल से अटैक किया जाता है, चाहे वो बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल हो, तो इनको हम कैसे टैकल करेंगे। और तीसरा, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमारे देश को टारगेट किया जाता है, उस सिचुएशन में हम कैसे अपने देश को सुरक्षित रखेंगे, ये होगा। अब देखो हम जो पता लगाएंगे कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये तरीका है। और उसके बाद हम अगर उनको न्यूट्रलाइज करेंगे तो कैसे, तो ये तरीका है। क्या है थोड़ा जानते हैं। देखो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसमें ना RF सेंसर्स लगे हुए हैं जो पता लगा पाते हैं कि जो ड्रोन का, अब देखो ड्रोन का कम्युनिकेशन भी तो होता होगा ना अपने ऑपरेटर्स के साथ, कि अगर पाकिस्तान में बैठे लोग अगर ड्रोन्स को इंडिया में भेज रहे हैं तो ड्रोन्स के साथ तो कम्युनिकेशन होता होगा, मतलब जो जिस भी बैंडविड्थ में हो रहा होता होगा। अब उस कम्युनिकेशन को हमारा जो रडार है वो डिटेक्ट करता है और पता लगाता है कि अच्छा यहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है। उसके बाद दूसरा तरीका है, अगर कम्युनिकेशन पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे ड्रोन अवेलेबल है। दूसरा अकॉस्टिक अरेज है, मतलब इससे ये पता लगा पाते हैं कि जो ड्रोन्स के अंदर इंजन होते होंगे जो प्रोपेल करते होंगे। उसके बाद जो तीसरा माइक्रो डॉपलर रडार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो ड्रोन के अंदर में जो रोटेटर है, जो पंखा है, वो जब नाच रहा है वो आवाज करता होगा, उनको डिटेक्ट करता होगा। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कि इंजन के मतलब जो इंजन होता है उसके हीट को वो डिटेक्ट कर लेता है। और इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कैसे ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो बहुत सारा तरीका अपनाते हैं जिससे हम उन सारे वेपन्स को, उन सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स यूज करते हैं कि अगर हमें पता चल गया कि कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम मतलब अब तो चल तो रहा है इंटरनेट से ही सब कुछ, मतलब आप समझ सकते हो, तो हम वो कम्युनिकेशन लिंक को जो है वो डैमेज पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से ड्रोन का कम्युनिकेशन अपने ऑपरेटर के साथ हो ही नहीं पाता है और ड्रोन जो है वो मतलब वेस्ट हो जाता है, वो कचरा हो जाता है। उसके बाद जो एक कैप्चर सिस्टम होती है कि हम जो है वो हाईजैक कर लेते हैं, जिससे जो ड्रोन का मैकेनिज्म है वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद मतलब साइबर हाईजैकिंग तो होता ही, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मतलब डायरेक्टेड एनर्जी, अब ड्रोन के अंदर जो एनर्जी हीट सिग्नेचर होंगे उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। और ये जो कैप्चर सिस्टम्स होता है इसमें क्या करते हैं हम, कि इसमें हम ऐसे नेट ड्रोन्स के ऊपर में फेंक देते हैं या फिर उनको फिजिकली जो है वो डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इससे जो है हम ड्रोन्स को कैप्चर कर लेते हैं। अब देखो जो इंडिया का लेयर 2 है,
जो मिसाइल शील्ड मतलब इवोल्यूशन है हमारा, जो मिसाइल जो दूसरे दुश्मन देशों के द्वारा अटैक किया जाएगा इंडिया को, तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए 3 चीजें हैं। सबसे पहले S-400 कि भाई जो 400 किलोमीटर तक के रेंज में कोई भी चीज आएगा तो उसको जो है वो धुआं बना देगा, उसको जो है वो नस्तो नाबूद कर देगा। उसके बाद आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अब 25 से 30 किलोमीटर के रेंज के लिए है कि अगर बहुत पास आ गया है तो उसको आकाश संभाल लेगा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट कुशा करके है, ये क्या करता है, ये दोनों के बीच का, ये 400 किलोमीटर, ये 25-30 किलोमीटर, तो 100-150 किलोमीटर के अंदर का भी होना चाहिए। मतलब इस लेयर 2 में भी 3 लेयर में है कि अगर बहुत दूर है S-400 उसको टैकल कर लेगा, नजदीक आ गया आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल उसको टैकल कर लेगा, और अगर वो बहुत ज्यादा पास आ गया, सॉरी अगर S-400 बहुत दूर है, 400 लोकेशन 400 किलोमीटर की रेंज में है तो उसको S-400 गिरा देगा। उसके बाद थोड़ा पास आ गया, मतलब 100-150 किलोमीटर के अंदर में है तो उसको प्रोजेक्ट कुशा हैंडल कर लेगा, और बहुत ज्यादा क्लोज आ गया तो उसको आकाश हैंडल कर लेगा। ये यहां पर लेयर 2 का कमाल है। उसके बाद जब नाइटमेयर जैसी सिचुएशन होगी, जब दुश्मन देशों के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें हम कैसे टैकल करेंगे, तो उसमें जो हम टैकल करेंगे वो ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर्स की तरह। अब देखो, अगर एक गोली ऊपर से आ रही है तो हम जो है वो दूसरा गोली चलाएंगे जो उस गोली को मार देगा। मतलब एक तरीके से ही समझो कि जैसे पहले के टाइम पे आपने महाभारत या रामायण देखा होगा, तो एक तीर चलाया जाता है, उसके बाद इधर से भी तीर चलाया जाता है, और पहला जो तीर ऊपर में होता है उसको दूसरा तीर काट देता है। उसी तरीके से ये यहां पर होने वाला है। उसके बाद इसको जो है वो स्पेस बेस्ड जो सेंसर्स लगे हमारे देश के मतलब द्वारा, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स जो है वो ऊपर में मंडरा रहे होते हैं, जो कि ऐसे मिसाइल्स का हीट सिग्नेचर डिटेक्ट करते हैं ऊपर से ही, और हमें जो है वो जानकारी देते हैं कि इस लोकेशन के ऊपर में अभी हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उस हाइपरसोनिक मिसाइल को हम जो है वो यहां से टारगेट कर देते हैं। उसके बाद इसमें AI है जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलता ही है। अब इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि स्पेस सेंसर्स, ग्राउंड रडार्स, उसके बाद इंटीग्रेटेड डिफेंस और AI फ्यूजन की हेल्प से हम अपने देश को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर पाते हैं, और इसी वजह से हम अपने सुदर्शन चक्र के जो डिफेंस सिस्टम है इसको हम शील्ड एंड स्वॉर्ड कह रहे हैं, क्योंकि शील्ड हमारे देश को बचाएगा और स्वॉर्ड दुश्मन देशों के द्वारा किए गए जो कारनामे हैं उनको ध्वस्त करेगा, और इसी से हम अपने देश को बचा पाएंगे। और ये तरीका है भी। अब देखो ना, USA गोल्डन डोम बना रहा है, जो मतलब इजराइल है उसके पास आयरन डोम है, तो इंडिया के पास, जिसके पास इतनी बड़ी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली देश है हमारा भारत, मतलब इंडिया का इकोनॉमी इतना बड़ा है। पाकिस्तान तो एक तो मतलब डंप ट्रक है, लेकिन भारत तो भाई एक लैम्बोर्गिनी है, एक मर्सिडीज है। तो अगर मर्सिडीज को बचाना होगा तो हमें पैसे तो खर्च करने होंगे ना, और इसी वजह से हम हर साल इसके ऊपर 25,000 करोड़ जो है वो खर्च करेंगे। लेकिन इस 25,000 करोड़ से हम अपने देश के 140 करोड़ लोग और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बचा पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि ये भारत का स्टेप कैसा है, और किस तरीके से ये मतलब आने वाले टाइम में मतलब इंपैक्ट डालेगा, कैसे हमारे देश को बचा के रखेगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद जय हिंद।